नमस्कार दोस्त। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें आज हम लोग समझने वाले हैं नष्ट समीकरण यानी नष्ट का इक्वेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कहूँगा ये सेशन और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूँ नष्ट समीकरण से प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ जरूर आता है और कुछ नहीं तो नष्ट समीकरण के कुछ अंक के क्वेश्चन ही पूछ दिए जाएंगे। अंक के क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कुछ रिएक्शन दे दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा इसका नष्ट समीकरण लिखिए, तो आपको वो लिखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नष्ट समीकरण क्या होता है। तो नष्ट समीकरण क्या है? तो एक ऐसा समीकरण, एक यानी किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, किसी सेल की इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है आयनों की सांद्रता की, यानी आयन जो है उपस्थित हैं उनकी सांद्रता की, आयनों की सांद्रता की। किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए या किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसके लिए आयनों की सांद्रता ज्ञात होनी चाहिए। आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता तथा ताप, ताप मतलब किसी सेल का यदि हम इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं तो उसके आयनों की सांद्रता और ताप ज्ञात होना चाहिए। तो इन आयनों की सांद्रता और ताप को और इलेक्ट्रोड विभव के आयनों की सांद्रता, ताप एवं इलेक्ट्रोड विभव E0 होता है आपका। आयनों की सांद्रता मतलब Mn2 पॉजिटिव जो भी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या ग्रहण कर रहा है। और ताप मतलब परम ताप T। इन तीनों के मध्य एक हम संबंध स्थापित करते हैं और उस संबंध से जो हमें समीकरण प्राप्त होता है उसी को कहते हैं नष्ट समीकरण या नष्ट इक्वेशन कहते हैं। तो होता क्या है, तो पहले इक्वेशन को लिख लीजिएगा क्योंकि उसके बाद आपको समझ में अच्छी तरीके से आने वाला है। तो डालेंगे नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण तो होता क्या है नष्ट समीकरण? मान लेते हैं किसी सेल का वैद्युत वाहक बल E है और इस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो E0 है, मैंने मान लिया वो मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 है। तो ये फार्मूला जो होता है E0 RT/NF और log E बेस, और यहाँ पर होता है रिड्यूस्ड यानी अपचयित पदार्थ की सांद्रता, अपचयित पदार्थ की सांद्रता, और नीचे होता है ऑक्सीकृत पदार्थ की सांद्रता। यानी अपचयित पदार्थ मतलब ये है जो पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, यहाँ से ये मान लेते हैं इलेक्ट्रोड ऑक्सीकृत हो रहा है तो ऑक्सीकृत में ये इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा तो इसके द्रव्यमान में, इसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यानी कमी आएगी। और ये क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है। अपचयन का मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, यहाँ पर इस प्रकार चिपकेंगे, तो इसको कहते हैं अपचयित पदार्थ। ये मतलब जो है निक्षेपित हुआ पदार्थ है, जो अपचयित हुआ है उसको हम कहते हैं अपचयित पदार्थ। और जो इसकी स्टेट होती है वो ठोस स्टेट होती है, मतलब सॉलिड स्टेट में होता है। उसके पश्चात आता है सांद्र यानी ऑक्सीकृत,
ऑक्सीकृत पदार्थ की सांद्रता। अब यहाँ पर ऑक्सीकृत पदार्थ की सांद्रता नहीं लिखी जाती, मतलब लिखा ये यहाँ पर मैंने लिखा है अपचयित पदार्थ की सांद्रता और ऑक्सीकृत पदार्थ की सांद्रता। इनकी सांद्रता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें सिर्फ यहाँ पर मोलों की सांद्रता ज्ञात होती है, मतलब इनके आयनों की सांद्रता। इनके कोई विलयन बना लेंगे और उस विलयन में हम देखेंगे भैया Zn के कितने आयन हैं, यानी ये मान लेते हैं Zn हमारा अपचयित हो रहा है तो इसके कितने आयन हैं। ये हमारा ऑक्सीकृत हो रहा है, मान लेते हैं सोडियम ऑक्सीकृत हो रहा है तो इसके कितने आयन हैं। तो यहाँ पर अपचयित पदार्थ के आयनों की सांद्रता, यहाँ पर भी ऑक्सीकृत पदार्थ के आयनों की सांद्रता। तो इसको हम विधिवत रूप से लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं भैया, E बराबर E0 माइनस का RT अपान NF log E बेस और इसे लिखेंगे यस ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसे लिखेंगे N पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से हमेशा इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पर चपक रहा है, यहाँ पर विक्षेपित हो रहा है, यहाँ पर अवक्षेपित हो रहा है, मतलब यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं नर्स्ट समीकरण। क्या कहते हैं? नर्स्ट जो थोड़ा नष्ट दिक्कत, हाँ ठीक, नर्स्ट इस प्रकार लिखते हैं, नर्स्ट समीकरण। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर मैंने ऊपर गलत लिख दिया है भैया, ठीक है, नर्स्ट ठीक है, नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट ठीक है, हाँ ये होगा नर्स्ट रूल, ये नर्स्ट ऐसे लिखा जाएगा, नर्स्ट, ठीक है, ये नर्स्ट समीकरण है। तो अब इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो इसकी परिभाषा को मैं आपको बताता हूँ। किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा आयनों की सांद्रता और उसके ताप के मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए जो समीकरण लिखते हैं उसी को नर्स्ट समीकरण कहते हैं। मैंने क्या बताया? किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा उसके आयनों की सांद्रता तथा उसके परमताप, यहाँ पर जो T है आपका परमताप के मध्य संबंध व्यक्त करने के लिए, संबंध प्रदर्शित करने के लिए जो समीकरण लिखते हैं उसे हम कहते हैं नर्स्ट समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे नर्स्ट समीकरण, हेडिंग डालना, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव एवं उसमें या उसमें उपस्थित पदार्थ की आयनों की सांद्रता, पदार्थ के आयनों की सांद्रता एवं परमताप के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए जो समीकरण लिखते हैं,
लिखते हैं उसे नष्ट समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं, ये आप लोगों को लिख लेना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नष्ट समीकरण। अब हम इसको जहाँ ये कुछ इसमें तत्व ये इनको प्रतीक हम यानी कि इनको प्रदर्शित कर देते हैं किससे हम क्या कहते हैं। जहाँ पर E0 है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। E0 जो है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसे रफ करता हूँ, पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो E0 क्या है, जहाँ हमारा E सबसे पहले E क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव। सेल का इलेक्ट्रोड विभव है। और E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव है। R क्या है, R जो है हमारा एक सार्वत्रिक गैस नियतांक है। R जो है हमारा एक गैस नियतांक है। R क्या है हमारा, एक गैस नियतांक है। एक गैस नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 8.31 ये होती है 8.31 और लीटर इसका कुछ मात्रक होता है। मैं आपको भी मात्रक के कंफर्म नहीं, मैं फिर बाद में बताऊँ, ठीक है। चलो अब देखिए T क्या है, जहाँ हमारा T जो है परम ताप है। अब परम ताप जैसे जल का ले लेते हैं 298 फ़ारेनहाइट, 298 कैलोरी है। और इसके पश्चात और देख लीजिएगा F क्या है हमारा, F जो है फैराडे नियतांक है। F जो है फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक है। और जो इसकी वैल्यू होती है 96,500 होती है। ये हमारे कुछ तत्व हैं। और जहाँ पर यस क्या है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। यन पॉजिटिव क्या है ये मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। इसे आप विधिवत रूप से लिखिए, फिर मैं आपको इसे सिद्ध करके दिखाता हूँ किस प्रकार इसे हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसको लिखिए पहले। चलो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं नष्ट समीकरण को। तो जो आपका समीकरण दे रखा था वो E बराबर था E0 माइनस का RTNF और log E बेस यम सॉलिड और यम अनायन, ठीक है। ये दे रखा था। अब देखिएगा सबसे पहले हम एक कार्य करते हैं, सबसे पहले एक कार्य करें, log की कुछ वैल्यू रखते हैं, log का कुछ मान रखते हैं। log का मान लेने पर log E बेस का 10 के आधार पर जब हम मान ले लेंगे, यानी यहाँ पर 10 के आधार पर जब मान लेंगे, 10 के आधार पर जब हम मान लेंगे। अच्छा ध्यान रखना, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जो बताऊँगा वो कुछ चीज़ें आपको ऐसे दिमाग में बसानी पड़ेंगी। जैसे ये log की वैल्यू है, log की वैल्यू जब आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा, अभी तो नहीं बनाई है, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यदि आप उस समय हो सकता है जब बाद में देख रहे तो हो सकता है आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हो, आप लोग बिल्कुल चेक कीजिएगा। और यदि आपको ये नहीं मिल रहा है, कल मैं आपको एक log वैल्यू निकालते हैं कैसे, किस आधार पर कैसे निकालते हैं, तो कल ही आपको इसकी एक वीडियो मिल जाएगी। तो आप उसे चैनल पे जाकर तुरंत देख सकते हैं कैसे log वैल्यू निकालते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट इक्वेशन बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो भैया हमने क्या किया, 10 के आधार पर यदि हम लें log E बेस की वैल्यू तो होती है 2.303 log 10। कितने आधार पर, 10 के आधार पर लिया है। तो log E बेस की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं,
ये मैंने 10 के आधार पर इसकी वैल्यू ली है भैया। इसे ब्लैक पेन से लिख करके इसे हाईलाइट कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है याद करने वाली हैं। तो आप लोग ये कहोगे ये चीज़ें कहाँ से आ गई इस फार्मूले में, तो उनको आपको दिमाग में बसाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो भैया अब देखिए जहाँ पर हमारा log दे रखा है तो E बराबर E नॉट को तो ऐसे लिख देंगे, माइनस का RT को भी हम ऐसे लिख देंगे, एन एफ को भी ऐसे लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर उसमें जो एन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब log E वेस्ट का जो मान दे रखा है 2.303 गुणित log 10 दे रखा है, और यहाँ पर यम यस और यम यन पॉजिटिव। अब देखिए यदि मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ, अब ये इसका एक्टिव मास होगा m, यानी अपचयित पदार्थ की सांद्रता को लिखना चाहूँ, अपचयित पदार्थ के आयनों की सांद्रता के बारे में मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि ये हमारा पदार्थ जो है अभिक्रियात्मक है, यानी ये पदार्थ जो है गतिशील है। तो हम ये कह सकते हैं इस पदार्थ का जो होगा, जो इससे कह सकते हैं, जो है क्या कह सकते हैं, एक्टिव मास, इसको कुछ नाम देते हैं एक्टिव मास, यानी गतिशील है। किसी भी पदार्थ का जो एक्टिव मास होता है, किसी भी पदार्थ का, या लिख सकते हैं ms का एक्टिव मास, यहाँ पर लिख सकते हैं किसी पदार्थ का, या ms का मान लेते हैं, किसी भी पदार्थ का एक्टिव मास, जो एक्टिव मास होता है वो होता है 1। वो क्या होता है 1। तो भैया ms का जब एक्टिव मास मैंने मान लिया 1, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा E बराबर E नॉट माइनस का RT अपान एन एफ, और यहाँ पर 2.303 और log 10, और यहाँ पर भैया एक्टिव मास मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, फिर मैंने यम एन पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसको उल्टा करूँगा, यम एन को मैं ऊपर ले जाऊँ, इसको एम एन को ऊपर कर दूँ, तो यहाँ पर निशान में चेंजिंग होगी। अब इसको भी आपको मार्क करना पड़ेगा, कुछ चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसे एरो तक लगा दीजिए या आपको लिख लेना है। ठीक है, ये विधिवत रूप से लिख लीजिए और इस निशान चेंज करने का कुछ अपना मार्क बना लीजिए। अब देखिएगा ई बराबर आ जाएगा ई नॉट। अब ये देखो जब उल्टा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस RT तो ऐसे लिख दिया, अपान एन एफ भी ऐसे लिख दिया। अब इसे उल्टा किया तो यहाँ पर ये वाला माइनस का निशान आ जाएगा, और यहाँ पर 2.303 log 10, और इससे हम लिख देंगे यम एन पॉजिटिव, यम एन पॉजिटिव लिखेंगे। अब थोड़ा समझें, ये थोड़ा इसे और आगे हम बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे थोड़ा कलम चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें इंक नहीं रह गई इस वाले मार्कर में, और लाइट की अवस्था हो गई भाई। वीडियो पे बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा इसको, क्योंकि बहुत ही जल्द ये सब क्लियर होता है। चलो 2 मिनट रुको फिर। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ई और ई नट। अब इस कार्य करते हैं हम लोग, ई बराबर, अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ई नॉट प्लस आ जाएगा RT एन एफ। और भैया यदि मैं इस अंक को, यानी इस गुणांक को मैं इससे पहले लिख दूं, प्लस का 2.303 और RT को यहाँ पर लिख दूं, अपान कर दूं एन एफ। बताओ कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं होने वाली। और log 10 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log 10, और यहाँ पर जो दे रखा है यम एन पॉजिटिव, यम एन पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, अब मैंने यम एन पॉजिटिव लिख दिया। अब देखते हैं भैया जो मैंने अभी वैल्यू आपको लिखवाई थी, R की जो वैल्यू होती है 8.31 होती है। इसका मात्रक भैया याद कर लेना, मैं आपको, आप लोग अपनी बुक्स में देख सकते हो, बुक्स में इसका मात्रक जो लिखा हुआ है मुझे इसमें कंफर्म नहीं है। और T जो होता है, T की जो वैल्यू होती है 298 होती है। और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे हमें कोई मतलब है नहीं।
और यफ का जो मान होता है 96,500 होता है, 96,500 होता है। अब देखिए इन सभी के मानों को हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो ई बराबर आ जाएगा E0 प्लस 2.303, आर का मान रखेंगे 8.31, टी का मान 298 रखेंगे और भैया एन का तो कोई मान दे नहीं रखा, एफ का मान 96,500 रख देंगे और इसे लिख देंगे एन पॉजिटिव। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या हमें प्राप्त होगा, देखें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो हाँ दिखाई पड़ेगा। चलो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, इससे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा E0 बराबर आएगा E0 प्लस का इसमें जो आएगा 0.059 और बट्टे में क्या है हमारा केवल n है और फिर हमें लिखना पड़ेगा log 10 n पॉजिटिव। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप लोग यहाँ अधिकतर जो प्रयोग करना है हमें इस इक्वेशन का प्रयोग करना है, इस इक्वेशन का प्रयोग नहीं करना है। तो ये है आपका नर्स्ट समीकरण जिसका हम प्रयोग रासायनिक विज्ञान में एक अच्छे तरीके से करते हैं। तो मैं अभी आपको और बता रहा हूँ, कुछ समय के लिए रोकता हूँ वीडियो।